बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लिनक्स GATK4 पाइपलाइन का 11th स्टेप करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल आखिरी स्टेप है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो हमने पिछले स्टेप के अंदर अपनी EFF फाइल जो आई है वो एनोटेशन हो चुकी हैं और वो एक बड़ी फ़ाइल होती है और उसके अंदर से हमने मुख्तलिफ़ फील्ड्स जो हैं, मुख्तलिफ़ जो कॉलम हैं जो हमारे अपने मतलब के हैं, उनको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम पिछले फ़ोल्डर में चलते हैं जहाँ से हमने पिछला स्टेप छोड़ा था। वो हमारा जो फ़ोल्डर था वो था वो SNP EFF के अंदर हम काम कर रहे थे। सो ls-lh SNP EFF फोल्डर के अंदर चलते हैं, cd SNP, और यहाँ पर देखते हैं कि पिछले स्टेप के अंदर हमारी कौन कौन सी फाइल जनरेट हुई थी। तो पिछले स्टेप के अंदर हमारी ये glasgow_von.eff फाइल ये जनरेट हुई थी। इसके अलावा SNP EFF_genes.txt ये वाली फाइल जनरेट हुई थी। और तीसरी फाइल जो है वो SNP EFF_summary.html ये वाली फाइल जो है वो जनरेट हुई थी। तो इसमें आप इन फाइल्स को हम देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहें लेस ये वाली फाइल देखते हैं। ये देखें, ये फाइल हमारे सामने खुल गई है और ये फाइल का यहाँ ये ऊपर तक सारे का सारा इसका हेडर होता है और जो फाइल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जो पहला कॉलम है ये क्रोमोसोम का है। ये ज़ाहिर है इस सारे कॉलम को क्रोमोसोम का कॉलम कह रहे हैं। ये पोजीशन है। दूसरा कॉलम है, ये दूसरी चीज़ आईडी ये है, रेफरेंस ये है, अल्टरनेटिव ये है, क्वालिटी स्कोर ये है, फिल्टर। और तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो 9 कॉलम्स हैं और हर कॉलम के नीचे ये ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये आखिरी स्टेप असल में इसीलिए है कि ये आपको एक थोड़ी सी तरतीब के साथ आपका टेबल बता देगा। तो अगर आपने इससे बाहर आना है, Q फॉर क्विट। अच्छा, इसी तरीके से हम दूसरी फाइल को ज़रा देख लेते हैं वो क्या बता रही है। वो भी TXT फाइल है। ये फाइल जनरेट हुई थी, इसको देख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको वही चीज़ बता रही है, एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव टेबल है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर आप मुझे कहते हैं तो ये बल्कि ये बेहतर है कि मैं ख़ुद से वो वाला ये खोल लूँ। ये देखें, GATK4 पे भी हमने यही काम किया हुआ है और हम इसका कंपैरिजन अब कर सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें जो हमारा आखिरी स्टेप था उस स्टेप के अंदर हमने हमारे पास SNP EFF एक ये फाइल जनरेट हुई थी। ये देखें ज़रा, यस, ये देखें एक ये फाइल जनरेट हुई थी। ये देखें ये वाली एक ये फाइल जनरेट हुई थी। ये भी फाइल वैसी ही है जैसी आपको उधर से नज़र आ रही है। यस, ये देखिए, ये क्रोमोसोम वाला कॉलम ये है, पोजीशन वाला कॉलम ये है, आईडी, रेफरेंस, रेफरेंस यानी कि रेफरेंस जीनोम जो कि वुहान वाला जीनोम था उसके अंदर इस पोजीशन के ऊपर C न्यूक्लियोटाइड था। और अल्टरनेटिव यानी कि जो हमारी ग्लासगो वाली स्ट्रेन है उसके अंदर T है। वुहान वाली स्ट्रेन के अंदर इस पोजीशन के ऊपर T था लेकिन ग्लासगो में C है। इस पोजीशन के ऊपर वुहान वाली स्ट्रेन में C था और ग्लासगो में T है। ये आपको बता रहा है। तो ये क्रोमोसोम है, ये पोजीशन है, ये रेफरेंस जीनोम है
ये आपका जो अल्टरनेटिव अलील है, यानी कि आप जो एनालाइज करने जा रहे हैं ये वो है। इसी तरीके से इसकी क्वालिटी, फ़िल्टर और ऑल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप ये वाली फ़ाइल, तो ये एक आपको एक समरी दे रहा था जो कि HTML फ़ाइल है, तो ये उसने आपको सारी की सारी समरी दे दी थी। ये चीज़ मैंने आपको उस वक़्त जो है वो दिखाई थी लिनक्स के अंदर। तो इसमें ये वेरिएंट और सारी इसकी डिटेल्स हैं, MNP कितनी है, SNPs कितनी है, इंटल डिलीशन मिक्स, ये सारी की सारी आपको जो आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं उसकी HTML फ़ाइल है। इसी तरीके से अगर आप हमने जब ये आखिरी फील्ड यूज़ की थी तो इसमें भी हमने SNP शिफ्ट यूज़ किया था और हमने अपने काम के जो कॉलम हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो वो आप देख लें कि वो ये इस तरह थे कि उसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपना हेडर शेडर ऊपर से ख़त्म कर दिए थे और क्रोमोसोम, पोजीशन, ID, रेफरेंस और अल्टरनेटिव। सो ये 5 कॉलम, बल्कि वहाँ पर हमने उससे 6, 7, 8, 9 किए थे। लेकिन अभी जो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलम लेना चाह रहे हैं। तो ये वही चीज़ है कि क्रोमोसोम, पोजीशन, ID, रेफरेंस, अल्टरनेटिव और ये उसकी जो हमने SNP EFF लगाया था, ये उसका इफ़ेक्ट है कि ये जो पोजीशन है इसमें रेफरेंस में C था और अल्टरनेटिव में T है। ये है क्या? ये अपस्ट्रीम जीन वेरिएंट है। यही SNP EFF सॉफ्टवेयर ने किया है कि हमारी हर म्यूटेशन और हर पोजीशन, हर लोकस को उसने हमें उसकी लोकेशन भी बताई है और उसका इफ़ेक्ट भी बताया है। उसके बाद ये वाली 1443, its T was in a reference, C was in a Glasgow strain, and that is a missense variant. Similarly, synonymous variants, non-synonymous variants, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये हमारा एम्फेसिस नहीं है, ये किसी और कोर्स के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन ये सारी की सारी जो चीज़ें हमें पता चल रही है, इनके इफ़ेक्ट और इनकी एनोटेशंस, ये हमें SNP EFF सॉफ्टवेयर ने बताई हैं। तो यही तीनों चीज़ें आपको इधर भी मिल रही हैं। अब इसको मैं ज़रा आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वही वेरिएंट, यानी कि किस जीन में है ये देखें, ये एक अच्छी चीज़ इसने बताई है। ई जीन आपने देखा होगा, ग्लासगो जो भी वहाँ वायरस है, ये वाला कोरोना वायरस जो है, इसके अंदर उसने जीन भी बता दिया। E जीन, M जीन, N जीन, ORF1, ORF10, ORF1AB, और उसके अंदर ये प्रोटीन कोडिंग है, ये भी प्रोटीन कोडिंग है, ये वेरिएंट इफेक्ट अपस्ट्रीम, ठीक है जी। तो ये आपको बड़ी डिटेल मिलती है, ठीक है जी। तो ये आपकी एक फ़ाइल हमने पहले देख ली थी, दूसरी फ़ाइल हमने ये देखी है। क्यू से हम क्विट हो जाएंगे और ये और तीसरी फ़ाइल जो है वो भी आप देख लें। तो ये तीनों फाइल जैसे उधर जनरेट हुई थी गैलेक्सी के अंदर, वैसी ही हमारे पास इस स्टेप के बाद यहाँ पर जनरेट हो रही हैं। EFF और ये जीन्स, और ये अब ये रह गई है SNP समरी वाली, SNP EFF अंडरस्कोर यस समरी वाली फ़ाइल। इस फाइल को आप देख लें तो ये आपकी वो HTML फाइल है, ठीक है जी। तो ये उसने आपको ये समरी टेबल दे दिया है। सो इस पे अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये सारी की सारी अब वेरिएंट ट्रेट बाय क्रोमोसोम, ठीक है जी। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों फाइल जो हैं ये आपको मैंने दिखा दी हैं और इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो स्टेप हम करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमें ऑर्डर्ड नहीं लग रही है। जैसे कि आपने फ़र्ज़ किया ये वाला देखें, ये तो ऑर्डर्ड लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये उससे पहले वाली जो थी ये देख लेते हैं। ये देखें, ये इतनी ऑर्डर्ड नहीं लग रही है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम यही स्टेप इसमें करना चाह रहे हैं। ये क्रोमोसोम पोजीशन, फ़र्ज़ किया मैं ये चाह रहा हूँ कि ये क्रोमोसोम वाला कॉलम, पोजीशन वाला कॉलम, ID वाला कॉलम, रेफरेंस कॉलम, अल्टरनेटिव कॉलम, क्वालिटी QUAL एंड फील्ड क्वालिटी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
आप ये वाली जो है फाइल जो है हमने, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, जावा -jar snp, ये मैंने कमांड यूज़ की है पहले, मैं वही बता देता हूँ। यस, ये वाली कमांड हम यूज़ करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल लेने के लिए, लाइक जावा -jar snp-sift.jar। snp-sift आपने snp जब EFF हमने किया था तो snp-sift भी हो गया था, और उसकी जो फीचर और ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सट्रैक्ट फील्ड्स। ये आपने ऐसे ही लिखना है, एक्सट्रैक्ट फील्ड्स। अब ये आखिरी स्टेप है और इसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने ऐसे ही लिखना है। ये F इसका कैपिटल है और इसके साथ एंड पे S भी है। किस फाइल में से, ये मैंने आपको पहले फाइल दिखाई है और उस फाइल का नाम है glasgow_wuhan.eff, ये वाली फाइल, ये हमारी इनपुट फाइल है। इसमें से हम ये चाह रहे हैं कि क्रोमोसोम का जो कॉलम है वो बताओ, पोजीशन वाला कॉलम, आईडी, रेफरेंस और QUAL क्वालिटी, ये वाला कॉलम, ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन दो और इनको सेव कर दो एक नई फाइल के अंदर जिसका नाम हो glasgow_wuhan_final_results.sift फाइल। ठीक है जी। तो ये हम आपको पहले मैंने बताया कि उन फाइल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है और उसमें से हम फील्ड को, अपने कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू रन इट। सो ls-lh, सो वेयर इज़ दैट, ये आपकी एक फ़ाइल जो है ये बन गई है और इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर सारे कॉलम्स जो हमने लिखे थे वो एक्सट्रैक्ट हो गए हैं या नहीं हो गए। लेस अब हम इस फाइल को यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, ये आपके सामने आ गया जी। ये देखें वैसे ही जैसे आपको गैलेक्सी के ऊपर नज़र आया था। ये क्रोमोसोम है, दूसरा कॉलम पोजीशन, तीसरा कॉलम आईडी, रेफरेंस चौथा कॉलम, पांचवा अल्टरनेटिव और छठा क्वालिटी। ठीक है जी। सो ये वाला ये है, पोजीशन जो है वो ये है, आईडी डॉट था, रेफरेंस ये है, अल्टरनेटिव ये है और क्वालिटी ये 00 है। ठीक है, ये इतना क्लियर नहीं है, ज़रा इसको क्विट करके तो दोबारा मैं करता हूँ इसको, ये कमांड जो है दोबारा रन करते हैं, पोजीशन और इसको भी, क्वालिटी को भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म कर दें और ls-lh उसी नाम से वो ओवरराइट हो गई है। और देखें ना, हमने चेंज नहीं ना किया था तो वो ओवरराइट हो गई है। सो लेस, और ये पहले से पेस्ट हुई हुई थी। यस, अब ये देखें क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। सो अब आप इसमें देखें कि पोजीशन, क्रोमोसोम, पोजीशन, आईडी, रेफरेंस, अल्टरनेटिव। सो इसका ज़रा कंपैरिजन देख लेते हैं जो हमने इधर किया हुआ है गैलेक्सी पे। सो चलें इसको शॉर्ट ही रहने देते हैं और यस यहाँ तक, और ये बड़ा करते हैं ज़रा इसको, गैलेक्सी, ओह सॉरी, एक कैसे छोटा होगा, यूज़ ओवर फुल स्क्रीन, नहीं ये क्या, चले दिस वन, नहीं कौन सा था, दिस वन, या दैट वन, सॉरी जी। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखें कि आप ज़रा कंपैरिजन हम कर लेते हैं इसका। ये देखें 241 पोजीशन, गैलेक्सी के तमाम सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किए हैं उनके वर्जन डिफरेंट हो सकते हैं, इसके जो सॉफ्टवेयर्स के वर्जन हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप देखें
कि पहली पोजीशन 241 पे सी थी रेफरेंस में और अल्टरनेटिव टी थी, यहाँ पे सी और टी है। उसके बाद जो पोजीशन डिटेक्ट हुई है यहाँ पर 1443 1443 टी एंड सी 3037 इधर भी डिटेक्ट हुई है। 538 देखिए 5386 पोजीशन जो है यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये डिफरेंस जो है ये सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किए हैं उनके जो वर्जन्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, वरना हमारा रेफरेंस जीनोम वही था, हमारी ग्लासगो स्ट्रेन भी वही है, और एक सॉफ्टवेयर या एक प्लेटफॉर्म उसको डिटेक्ट कर रहा है और दूसरा उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से 12,000 पोजीशन इधर हुई है, टी और ए है। उसके बाद 1280 भी हुई है, 85 ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। 12,085 पोजीशन के ऊपर रेफरेंस के अंदर सी है और अल्टरनेटिव ये देखें कितना लंबा है, इसका मतलब है अल्टरनेटिव में इंसर्शन हुई है। ये देखें इधर भी वही है, इंसर्शन हुई है। इसी तरीके से ये रेफरेंस में इतना ज़्यादा बड़ा सीक्वेंस है और जो अल्टरनेटिव है उसके अंदर ए, यहाँ इसका मतलब यहाँ डिलीशन हुई है। इसी तरीके से ये रेफरेंस में इस पोजीशन के ऊपर 13,939 पोजीशन के ऊपर ये है, और ये सिर्फ जी रह गया है हमारे ग्लासगो के अंदर, इसका मतलब ग्लासगो के अंदर इस पोजीशन के ऊपर डिलीशन हुई है। इसी तरीके से ये AT और GC ये MNP है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी डिलीशन है। AC से A हो गया, C की डिलीशन हो गई है। यहाँ पर A था वुहान के अंदर और ग्लासगो के अंदर AC हो गया है। तो ये अगर हम आप इसको टोटल देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 24, तो 24 डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं वो हमारी इस लिनक्स पाइपलाइन ने हमें दिए हैं। जबकि यहाँ पर जो हमें पोजीशन पता चल रही हैं वो इधर समरी में देख लेते हैं, HTML में देख लेते हैं। यहाँ पर आ रही हैं 34, टोटल 34, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर इधर देखना है तो ये सॉरी ये वही फाइल है जो हमने पहले दिखाई थी, जो ये आ रही, ठीक है। तो ये आपका एक कंपैरिजन है, यहाँ पर 24 वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 34 वेरिएंट्स मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर डिटेल देखना चाह रहे हैं तो HTML इज़ अ गुड वे। तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है, ये देखें टोटल 34 इसने डिटेक्ट की हैं, उनमें से MNP 30 थी, MNP 0 हैं, SNP 30 सॉरी, इंसर्शन 3 है, डिलीशन 1 है, और ये टोटल सारा आपको बताया जा रहा है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर भी हमने SNP EFF यूज़ किया था, तो हाई इम्पैक्ट रखने वाले, लो और मॉडरेट और मॉडिफायर इम्पैक्ट रखने वाले जो है टोटल वेरिएंट्स वो बता रहा है, ठीक है। तो अब हम चूँकि हमारा एम्फेसिस उधर है, लेट्स गो देयर। सो अल्टीमेटली हमें ये वेरिएंट्स जो हैं ये हमें इनसे पता चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनके वर्जन जो हैं वो अप टू डेट रखने चाहिए। और दूसरे तरीके पे हमें ये चीज़ भी पता चली कि एक ही चीज़ को रिपोर्ट करने से पहले, राइट अप करने से पहले, रिसर्च पेपर लिखने से पहले, अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एक ही डाटा को एनालाइज कर लें तो वो भी एक बेटर स्ट्रेटजी होती है। तो इसी तमाम कंपैरिजन के साथ और तमाम कंक्लूजन्स के साथ और तमाम लर्निंग के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कुछ और पाइपलाइंस पे भी काम कर रहे हैं और उनको भी इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे, आपके सामने उसको रिकॉर्ड करेंगे, और आपको कुछ सीखने सिखाने का काम चलता रहेगा। और मेरे ज़हन में जो आगे पाइपलाइन चल रही हैं उसके अंदर होल जीनोम, होल ट्रांसक्रिप्टोम, RNA-seq डाटा यूज़ करते हुए हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस की पाइपलाइन करेंगे। इसके अलावा हम पूल्ड सेक DNA वेरिएंट कॉलिंग एनालिसिस की पाइपलाइन भी करेंगे। ये हमने सिंगल जीनोम की है। सिंगल जीनोम का मतलब है हमारे पास एक ही जीनोम था वुहान का और एक था
ग्लासगो का, इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल जीनोम वेरिएंट कॉलिंग पाइपलाइन। इसके बाद पूल्ड सेक भी होती है कि फ़र्ज़ किया हम एक ही ट्यूब के अंदर 10, 12, 20 के लगभग हम सारे डीएनए डाल देते हैं और उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं। उससे बजटिंग ज़रा अच्छी हो जाती है, एक्सपेंसेस कम आते हैं और आप के पास पूल्ड सेक डीएनए डाटा जनरेट हो जाता है और उससे भी हम वेरिएंट कॉलिंग पाइपलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। वो मेरे ज़हन में है। इसके अलावा कुछ जीनोमिक सिलेक्शन सिग्नेचर्स फाइंड करने के लिए जो कि डिफरेंट ब्रीड्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल जीन्स और वेरिएंट्स कौन से हो सकते हैं उस ब्रीड के या उस डिज़ीज़ के या उस ट्रेट के, जो भी आपका क्वेश्चनिंग सब्जेक्ट है, तो उसके पर्टिकुलरली कौन से ऐसे जीनोमिक रीजन्स हैं जो कि एसोसिएटेड हो सकते हैं, जो उस ब्रीड के अंदर या उस जीनोम के अंदर या उस इंडिविजुअल के अंदर। ये पाइपलाइन आप किसी चीज़ पे भी रन कर सकते हैं, ह्यूमन पे कर लें, एनिमल्स पे कर लें, प्लांट्स पे कर लें, वायरस बैक्टीरिया पे कर लें। तो पूल्ड सेक होल जीनोम सीक्वेंसिंग पाइपलाइन के अलावा ये जीनोमिक सिलेक्शन सिग्नेचर्स जो हैं, इसकी पाइपलाइन मेरे ज़हन में है और उसमें में हम FST एनालिसिस के ज़रिए जीनोमिक सिलेक्शन सिग्नेचर्स देख सकते हैं। उसके बाद हम ताजिमास डी जो एक कंप्यूटेशनल मेथड है वो उसके थ्रू हम देख सकते हैं। उसके बाद CMH कोचरन मेंटल हेंजल एक टेस्ट है, उसके थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा हम पूल्ड हेट्रोजाइगोसिटी HP स्कोर्स के थ्रू देख सकते हैं। तो ये 4-5 किस्म की जो पाइपलाइंस हैं ये अभी तक मेरे ज़हन में हैं और इंशाल्लाह इनके ऊपर भी हम कोर्स पूरे के पूरे पाइपलाइन रिकॉर्ड करेंगे और आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले कोर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।